Hello everyone, welcome to Northeast PSC 10-minute special series. In this video, we are going to discuss LPG reforms, that is liberalization, privatization and globalization reforms of 1991. My name is Pawan Kamboj and I take history, current affair and environment classes. I have done my UGC NET in history and I am teaching from last 5 years. So LPG reforms 1991 में जब आए, एट दैट टाइम हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव एंड फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी। इन दोनों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन दिस एलपीजी रिफॉर्म्स। ये रिफॉर्म्स लेके आने में काफी इंपॉर्टेंट रोल्स। ये रिफॉर्म्स थे क्या, इसका बैकग्राउंड क्या था, ये हमको डिस्कस करना है। सो एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में अगर हम बात करें, एलपीजी फैक्टर के बारे में बात करें, तो उस टाइम के सिचुएशन को देखते हुए, इकोनॉमी की सिचुएशन को देखते हुए, दीज रिफॉर्म्स वर वेरी इंपॉर्टेंट। बैकग्राउंड क्या है इस पूरी चीज का? 1947 में जब ब्रिटिशर्स गए तो इकोनॉमी काफी ज्यादा बेकार स्टेट में थी। प्राइवेट प्लेयर्स तो उस टाइम उतने ज्यादा स्ट्रांग थे नहीं। सो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी उस टाइम पीरियड में, गवर्नमेंट ने कहा कि वी आर गोइंग टू फॉलो मिक्स इकोनॉमी। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम मिक्स इकोनॉमी में मोर ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल रहा एंड मेजॉरिटी ऑफ सेक्टर्स वर रिजर्व्ड फॉर द गवर्नमेंट। एक स्ट्रॉन्ग लाइसेंस रहा था, सारी चीजें रिजर्व थी अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। जो प्राइवेट प्लेयर्स थे वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड थे। सो लिमिटेड प्राइवेट रूल, इस तरीके से इकोनॉमी चल रही थी। इंडिया ने अपना दरवाजे भी बंद कर रखे थे बाहर के प्लेयर्स के लिए। बट सिचुएशन थोड़ी चेंज होनी स्टार्ट हुई इन 1980s एंड इवन थोड़ा उससे पहले। कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने फोर्स किया इंडिया को रिफॉर्म्स की तरफ पुश करने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं गल्फ वॉर की। सद्दाम हुसैन साहब जो कि इराक के तानाशाह थे, उन्होंने कुवैत पे हमला किया। इसी पे एक मूवी भी बनी है, आप लोगों ने शायद देखी होगी, अक्षय कुमार वाली मूवी है एयरलिफ्ट। इसी के बैकड्रॉप में बनाई गई है। सो कुवैत पे हमला किया और इसमें बहुत सारे देश कूद पड़े इस लड़ाई में। बहुत सारे देश इंक्लूडिंग यूएसए एंड मल्टीपल प्लेयर्स कूद पड़े। एंड ये जो एरिया में जहां लड़ाई हो रहा है ये है ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया। ये वो एरिया जहां पे बहुत सारे इंडियंस जॉब करते थे, काम करते थे, वहां से जो पैसा अर्न करते थे वो इंडिया में भेजते थे। इस पैसे को कहते हैं रेमिटेंस। सो काफी ज्यादा अमाउंट में इंडिया को यहां से डॉलर्स आते थे, रेमिटेंसेस आते थे ह्यूज अमाउंट में। इवन आज की डेट में भी इंडिया वन ऑफ द हाईएस्ट रेमिटेंस गेटर है। केरला में जो मेन सोर्स ऑफ आपका रेवेन्यू है वो रेमिटेंस बहुत ज्यादा आता है गल्फ के देशों से। सो ये रेमिटेंसेस बहुत ज्यादा डिक्रीज हुआ। दूसरा, ये ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया था सारा। तो ये एरिया जब ऑयल प्रोड्यूस करता था, अब ऑयल की डिमांड तो वैसी है, सप्लाई कम हो गई है, इसलिए ऑयल के रेट में इंक्रीज हो गया, बहुत ही ह्यूज इंक्रीज हो गया। और इंडिया की जितनी भी डिमांड थी क्रूड ऑयल की वो सब इंपोर्ट से होती थी। तो इंडिया को अपना ऑयल इंपोर्ट करना है जो कि महंगा हो गया, कॉस्टलियर हो गया। और इंडिया के जो डॉलर्स आ रहे थे रेमिटेंसेस के रूप में वो डिक्रीज हो गए। सो इसकी वजह से फॉरेन करेंसी आना बंद हो गया और ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया। और इंडिया को जो भी तेल खरीदना है वो बहुत कॉस्टली हो गया। उसके साथ साथ पीएसयूज की परफॉर्मेंस बहुत बेकार चल रही थी। जो तेल खरीदने के लिए पैसा इस्तेमाल किया जाता था वो काफी ज्यादा इस्तेमाल होने लग गया था। इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना कम रह गया कि सिर्फ ऐसा अंदाजा है कि 2 हफ्ते का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी जो डॉलर्स होते हैं आरबीआई के पास, सब इस्तेमाल हो रहे हैं। इंडिया के जो इंपोर्ट बिल है, जो बाहर से सामान इंपोर्ट किया जा रहा है, उनको पे करने में इतना फॉरेन रिजर्व इस्तेमाल हो गया कि सिर्फ 2 हफ्ते का बचा है। पीएसयूज भी बहुत बुरी तरीके से परफॉर्म कर रही है। इवन गवर्नमेंट आज भी कहती है कि गवर्नमेंट का कोई बिजनेस नहीं है इन रनिंग द बिजनेसेस, कि गवर्नमेंट का फोकस सिर्फ गवर्नेंस पे है। तो गवर्नमेंट आज की डेट में भी आप देखिए
एयर इंडिया वगैरह का डिसइन्वेस्टमेंट किया गया, बहुत सारे और भी कंपनीज हैं उनको प्राइवेटाइज किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि गवर्नमेंट का ये कहना है कि पीएसयूज को रन करना गवर्नमेंट का बिजनेस नहीं। सो 1990s के बैकग्राउंड में बहुत सारी पीएसयू काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। गवर्नमेंट की जो बोरिंग्स थी वो 8.4% ऑफ जीडीपी चली गई थी। सो जो गवर्नमेंट बोरो करती थी उस पर गवर्नमेंट को इंटरेस्ट देना पड़ता था, और इंटरेस्ट आपको देना है, इंटरेस्ट की वजह से आप जो भी पैसा बाकी सारी जगह लगा सकते थे वो नहीं लगाना था। इंटरेस्ट और लाइबिलिटी की पेमेंट ही पेमेंट गवर्नमेंट के 36.4% ऑफ एक्सपेंडिचर हो रहा है, यानी एक्सपेंडिचर का इतना परसेंटेज ऑफ अमाउंट सिर्फ लाइबिलिटी और इंटरेस्ट में पे करने में जा रहा था। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो इस पूरे बैकग्राउंड में एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट इंडिया के फेवर में नहीं था, बहुत ज्यादा बढ़ गया था। 2214 टू सीधे 17,367 करोड़ बढ़ गया 10 साल के अंदर। तो इसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ फॉरेन लोन्स आए और इंटरेस्ट पेमेंट काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया, तो एक बहुत ही ज्यादा डायर स्टेट में चली गई इकोनॉमी। तो इस प्रॉब्लम को टैकल करते हुए गवर्नमेंट आई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, और ये अनाउंस किया गया ऑन जुलाई ऑफ 24 1991। जैसा मैंने ऑलरेडी बताया, फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह, प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव। इसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं, या एलपीजी, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन मेथड। तो इसके तहत क्या किया गया? लिबरलाइजेशन पहला स्टेप। लिबरलाइजेशन मतलब कि जो स्टेट का कंट्रोल है उसको लिबरलाइज कर दिया, उसको सिंप्लीफाई कर दिया, यानी जो बिजनेसेस हैं जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको ग्रेटर ऑटोनॉमी है, प्राइवेट प्लेयर्स को। पहले लाइसेंस राज इतना स्ट्रांग था कि अगर आपको एक कंपनी खोलनी है तो आप लाइसेंस लेते लेते आपके दाढ़ी के बाल काले से सफेद हो जाएंगे, लाइसेंस नहीं मिलेगा। बहुत सारे एरिया में तो इवन गवर्नमेंट की मोनोपोली थी। सो बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशन, रिस्ट्रिक्शंस थे जो 1947 से 1990 तक थे, उनको रिमूव किया गया, उनको अबॉलिश किया गया। इंटरेस्ट रेट और टैरिफ्स को कम किया गया, मोनोपोली को बहुत लिमिट कर दिया गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ किया गया बहुत सारे सेक्टर्स में कि बाहर के लोग आए, तो उनके लिए भी एक बाजार को लिबरल करके खोल के रख दिया गया। तो इन सारे फीचर को इंटीग्रेट करते हुए लिबरलाइजेशन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और लिबरलाइजेशन के साथ साथ ये एसोसिएट है प्राइवेटाइजेशन, यानी जो सरकारी पीएसयूज काम नहीं कर रही है, पब्लिक सेक्टर वाली फैक्ट्रीज जो काम नहीं कर रही है उनको बेचना, पीएसयूज को, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को, या उनके कुछ हिस्से को बेचना। अगर कंप्लीट ओनरशिप को बेचना है तो उसको ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कहते हैं, या कुछ हिस्से को बेचना उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। कोई भी प्राइवेट प्लेयर आता है तो अपने साथ टेक्नोलॉजी लेके आता है, फाइनेंसेस लेके आता है, तो अगर थोड़ा हिस्सा बेच के उससे बेटर इन परफॉर्मेंस लिया जा सके तो गवर्नमेंट ने इस स्टेप को भी कंसीडर किया, एंड बहुत सारे अलग अलग प्लेयर्स में डिसइन्वेस्टमेंट देखने को मिला। और बहुत सारे ऐसे पीएसयूज थे जिनको कंप्लीटली बेच दिया गया। सो प्राइवेटाइजेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू द प्राइवेट सेक्टर। देन आता है ग्लोबलाइजेशन। जब आपने ये सारी चीजें की तो आपने अपने मार्केट को एक तरीके से ओपन भी किया फॉर दी फॉरेन प्लेयर्स, ताकि फॉरेन प्लेयर्स आए, इन्वेस्ट करें, कंपनीज आए, इन्वेस्ट करें। आज की डेट में भी आप देखें अलग अलग कंपनीज हैं, फॉरेन प्लेयर्स हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, जिनके प्लांट्स हैं, जिनके शोरूम्स हैं, जिनके ऑफिसेज हैं। अभी कुछ टाइम पहले आईफोन का शोरूम खुला है। सो ये इंटीग्रेशन किया इकोनॉमी ऑफ द नेशन विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। मल्टीपल स्ट्रेटेजीज थी, स्टेप बाय स्टेप। यानी आप समझिए कि पहले मोनोपोली को कम किया गया, प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ किया गया, प्राइवेट प्लेयर फॉरेन प्राइवेट प्लेयर्स भी हो सकते। इसके बाद बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया इंडिया में, तो इससे क्या हुआ, काफी सारे पॉजिटिव इंपैक्ट है। क्या क्या पॉजिटिव इंपैक्ट है? जीडीपी जो 1% पे रुकी हुई थी वो 6-7% पे ग्रो करती है, हम लोगों ने देखा है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा अमाउंट में आया, इवन 19.33 बिलियन यूएस डॉलर माना गया 2019-20
बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने की वजह से जॉब क्रिएशन है, कंपनीज आएंगी तो जॉब क्रिएशन होगा। डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स सब आएंगे, अपनी दुकानें खोलेंगे तो काम तो मिलेगा ही, साथ में मोटापा भी मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट पे इंक्रीज हुआ, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुई, और उसके साथ साथ इंडिया का जब मार्केट खुला है तो इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को थोड़ा एक्सपोर्ट ड्रिवन करते हुए अपनी करेंसी को भी थोड़ा डिवैल्यूएट किया, ताकि इंडिया का जो भी प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पिटिटिव बन जाए। तो इसके इंडिया को काफी ज्यादा फायदे भी मिले। पर क्या सब कुछ अच्छा है इसके साथ? ऐसा नहीं है। देयर आर मेनी नेगेटिव एसोसिएटेड विद एलपीजी रिफॉर्म्स एज वेल। पहला, अगर आप ग्लोबल इकोनॉमी के साथ एसोसिएटेड हैं तो इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट में कुछ भी प्रॉब्लम हुई, उसका कैस्केडिंग इंपैक्ट आपको आपकी इकोनॉमी में भी देखने को मिलेगा। अभी आप यूक्रेन रशिया की लड़ाई देख लीजिए, या कोई भी ऐसा प्रोसेस जहां पे दुनिया में किसी भी देश में इकोनॉमी का कोई मसला हुआ, तो इसका इंपैक्ट इंडिया के उसमें भी देखने को मिलेगा, इंडिया की इकोनॉमी देखने में भी मिलेगा। इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। ऐसा लगता है कि एलपीजी रिफॉर्म्स का फायदा कुछ सिलेक्टेड लोगों को, कुछ सिलेक्टेड एंटरप्राइजेस को ही हुआ। उन्होंने उस एलपीजी रिफॉर्म्स का फायदा उठाते हुए काफी ज्यादा इनकम कमा ली, पर बाकी जो रेस्ट ऑफ द लोग बचे वो लो इनकम में रह गए, तो ये गैप काफी ज्यादा बढ़ गया। फोकस हो गया कि डेवलपमेंट करना है, बहुत सारे लाइसेंसेस वगैरह लिबरलाइज कर दिए गए, और उस लिबरलाइज करते करते ये भी नहीं देखा गया कि बहुत सारे ऐसे लाइसेंसेस हैं जो कि नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन को कहीं ना कहीं इंक्रीज करते। ग्रोथ रेट का इंक्रीज तो अचीव किया गया, पर मेजॉरिटी ऑफ पीपल की या मेजॉरिटी ऑफ जो पीपल है उनकी इनकम डिक्रीज हुई। जो मैंने कहा इनकम इनक्वालिटी, यानी एक सेक्शन के लोगों की इंक्रीज हो रही है, बाकियों की बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रही है। एग्रीकल्चर में जो जीडीपी थी उसमें काफी ज्यादा नुकसान हुआ। बड़े बड़े प्लेयर आए, बड़ी बड़ी कंपनियां आई, उन्होंने यहाँ के डोमेस्टिक फर्म्स को बर्बाद कर दिया। उनके पास, बड़े बड़े प्लेयर्स के पास बहुत पैसा है, वो डॉलर्स लेके आए, यहाँ के रुपए की कंपनीज यानी छोटी कंपनीज सरवाइव नहीं कर पाई, उनको रिप्लेस कर दिया बड़ी बड़ी कंपनीज ने। तो इसके पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट्स दोनों हैं, और ये एक डिबेट का इशू है या एक रिसर्च का इशू है, जो कि हमेशा रिसर्च होती रहेगी और इस पे एनालिसिस होता रहेगा हमेशा कि इसके पॉजिटिव्स कितने और इसके नेगेटिव्स कितने। सो दिस वाज द वीडियो ऑन द एलपीजी रिफॉर्म्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां से काफी इंपॉर्टेंट सवाल भी बनते। सो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से काफी इंपॉर्टेंट एंड इंसाइट मिले होंगे। ऐसी ही और बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी हमारे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे एंड फेसबुक चैनल पे। सो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। सो थैंक यू एवरीवन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।